हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज हम आप सभी के लिए मुर्दा पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोनों ने बाहर आकर देखा तो मयंक के कुछ आदमी, जो कि अब खुद भी मुर्दा बन चुके थे, उनके बाकी आदमियों को खत्म करने पर आमादा थे। ये सब क्या हो रहा है? मयंक ने परेशान होकर कहा। यह सब मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा है, विजय ने सबको देखते हुए कहा। मैं अपने आदमियों को इस तरह खत्म होते हुए नहीं देख सकता। मयंक ने उनके बीच जाने की कोशिश की तो विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों अकेले हैं और हम चाहकर भी इन सब की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम उन लोगों को जरूर सावधान कर सकते हैं जिनको अभी इन सब बातों की भनक तक नहीं है, विजय ने समझाते हुए कहा। मयंक विजय की बात समझ चुका था। मेरी गाड़ी इस केबिन से दूसरी तरफ है, मयंक ने कहा। चलो तो हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहिए, विजय ने कहा। दोनों ने अपनी गन हाथ में ले ली थी और वह दोनों सावधानी से केबिन के दूसरी तरफ बढ़ने लगे। तभी सामने से मयंक का एक आदमी उनकी तरफ आने लगा। विजय ने उसे देखकर गन तान दी। गोली मत चलाना, वो मेरा आदमी है, मयंक ने विजय को गोली चलाने से रोकते हुए कहा। वो आदमी पास आया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और उसकी आंख पथरा गई थी। उस आदमी ने पास आकर एक अजीब सी घरघराने की आवाज की और कुल्हाड़ी से मयंक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाता कि विजय की एक गोली से उसके सर के परखच्चे उड़ गए। मैंने कहा था ना कि अब हम यहाँ के किसी भी आदमी की कोई मदद नहीं कर सकते हैं, विजय ने पास आकर कहा। चलो आगे बढ़ते हैं, मयंक ने गर्दन हिलाते हुए कहा। सामने ही गाड़ी खड़ी थी, वो रही मेरी गाड़ी, चलो आ जाओ, मयंक ने कहा। दोनों भागकर वहां पहुंचे। मयंक ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गए। गाड़ी तेजी से शहर की ओर जा रही थी। शहर यहाँ से कितना दूर है? विजय ने मयंक से पूछा। यही कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हमें सबसे पहले शहर जाने के सारे रास्ते बंद करवाने होंगे, विजय ने कहा। शहर सामने दिखने लगा था। मुझे अपना फोन दो, मुझे कर्नल से बात करनी है, विजय ने मयंक से कहा। तो मयंक ने अपना फोन विजय को दे दिया। हेलो कर्नल साहब, मैं विजय बात कर रहा हूँ। मैं शहर पहुँचने वाला हूँ। मेरे साथ T4 बंदरगाह के तट रक्षक अधिकारी मयंक भी हैं, विजय ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा हूँ जहाँ हम पिछली बार मिले थे, कर्नल ने कहा। विजय ने फोन काट दिया। थोड़ी ही देर में वो शहर के अंदर थे। गाड़ी रोको, अब मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा, विजय ने कहा। तो मयंक ने गाड़ी एक तरफ रोककर गाड़ी विजय को दे दी। विजय ने गाड़ी गलियों से घुमाते हुए एक टूटे घर के आगे रोक दी। यहाँ क्या है? मयंक ने पूछा। सब दिखाता हूँ, विजय ने कहा। उस घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा सा इंसान बैठा हुआ था। विजय ने उसके करीब जाकर उसके कान में कुछ कहा तो उस बूढ़े इंसान ने सर हिलाया। चलो आ जाओ, विजय ने मयंक से कहा। दोनों उस दरवाजे से अंदर गए। उस घर में थोड़ी ही दूरी पर एक तहखाना था। आ जाओ, विजय ने तहखाने के अंदर जाते हुए कहा। दोनों ने कुछ सीढ़ियां उतरी और सामने एक लिफ्ट में प्रवेश कर गए। जब दोनों लिफ्ट से बाहर आए तो मयंक का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उस अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसमेंट को देखकर मयंक को बहुत आश्चर्य हो रहा था। आपको कर्नल साहब बुला रहे हैं, एक सिपाही ने विजय से कहा। दोनों उस सिपाही के पीछे पीछे चलने लगे। आगे चलकर उस सिपाही ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर आइए, उस सिपाही ने कहा। दोनों अंदर गए तो अंदर कर्नल संदीप कुर्सी पर बैठे हुए थे। सभी ने हाथ मिलाए। तभी उस कमरे के अंदर एक और इंसान ने प्रवेश किया। इनसे मिलिए, ये इस शहर के मेयर हैं। मुझे जब विजय से सारी परिस्थितियों के बारे में पता चला तो मैंने मेयर साहब को भी यहाँ बुला लिया, कर्नल ने कहा। तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि T4 बंदरगाह पर ऐसा कुछ हादसा हुआ है? मेयर ने मयंक की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, मेरे बहुत सारे आदमी अब भी वहाँ फंसे हुए हैं, मयंक ने कहा।
हमारी एक टुकड़ी उस बंदरगाह पर पहुंचने ही वाली है। कर्नल ने कहा, हमें शहर के सारे रास्ते बंद करने होंगे ताकि कोई भी ना तो शहर के अंदर जा सके और ना बाहर आ सके, क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि कुछ मुर्दे वहां से निकल गए हैं। विजय ने कहा तो मेयर सोच में पड़ गए। आपको क्या हुआ है? मयंक ने मेयर के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, मुझे इस शहर के बाहर जो मेला लगा हुआ है उसकी चिंता लग रही है। मेयर ने कहा, क्या मेला, वो भी इस शहर से बाहर? विजय ने चौंक कर पूछा। हाँ, और रविवार के दिन होने के कारण आज वहाँ और दिनों से ज्यादा भीड़ होगी। ये सुनकर विजय ने कर्नल की तरफ देखा। मयंक, मैं सेना के कुछ लोग तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी शहर से जाने या आने ना पाए। इसमें मेयर साहब भी तुम्हारी मदद करेंगे। मेयर साहब, आप लोकल पुलिस की सहायता से उस मेले को रुकवाने की कोशिश कीजिए। विजय, तुम मेरे साथ आओ, हमें सबसे अहम काम करना है, कर्नल ने कहा। सभी फिर उस कमरे से उठकर चले गए। तो श्रीमान वरुण जी, आज आपको मेरे साथ इस मेले में आने का समय मिल ही गया। रितु ने वरुण से कहा। आना ही पड़ा जब हमारी मंगेतर ने हमें आदेश दे दिया था, वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा तो रितु ने उसके हल्का सा एक मुक्का मारा। वरुण, देखो ना, वो शूटिंग का खेल मुझे खेलना है, रितु ने कहा। तुमसे एक निशाना भी लगेगा? वरुण ने पूछा। देखा जाएगा, अब चलो ना प्लीज, रितु ने जिद करते हुए कहा तो वरुण रितु को लेकर उस दुकान पर पहुंच गया। लगाओ निशाना, वरुण ने कहा। रितु ने कोशिश की लेकिन उससे कोई भी निशाना नहीं लग सका। देखो, मुझे पता था कि तुम्हारे बस का नहीं है, वरुण ने रितु को चिढ़ाते हुए कहा। चलो, मुझसे तो कोई निशाना नहीं लग रहा है, आप ही लगा कर दिखा दो, रितु ने कहा। मुझे चैलेंज दे रही हो? वरुण ने रितु की आंख में आंख डालते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, रितु ने वरुण के करीब आकर कहा। तो फिर ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर वरुण ने एक एक कर 3 निशाने लगाए जो कि बिल्कुल सही निशाने पर लगे। अरे वाह, आप तो बहुत बड़े निशानेबाज हो, रितु ने ताली बजाते हुए कहा। तभी उसे पीछे कुछ आवाज सुनाई देने लगी और वह पीछे देखने लगी। वरुण देखो, रितु ने भीड़ की ओर इशारा किया। वहाँ क्या है, चलो चलकर देखते हैं, वरुण ने कहा। दोनों वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक लाश पड़ी थी। पीछे हट जाओ, मुझे देखने दो, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक आदमी ने वहाँ आकर कहा। ये मर चुका है, उस डॉक्टर ने जांचने के बाद कहा। तभी मेले में अनाउंसमेंट होने लगा। किसी कारणवश मेला यहीं रोका जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने घर चले जाएं। सबका ध्यान उस अनाउंसमेंट की तरफ हो गया। तभी वो लाश उठी और उस लाश ने उस डॉक्टर के हाथ में दांत गड़ा दिए। डॉक्टर के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो लाश उठ खड़ी हुई थी। ये सब देखकर वहाँ अफरा तफरी मच गई। वो लाश वहाँ से एक तरफ भाग गई। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी एक मुर्दे में बदल गया। रितु, मेरे साथ आओ जल्दी, वरुण ने कहा और रितु का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए वहाँ से चला गया। देखते ही देखते उस मेले में मुर्दों की संख्या बढ़ने लगी। पुलिस की कुछ जीप वहाँ आ गई थी। सर, यहाँ पर हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? पुलिस अफसर ने मेयर से बात करते हुए कहा। उन मुर्दों पर फायरिंग करवानी शुरू कर दो, मेयर ने कहा। लेकिन सर, यहाँ पर और भी लोग हैं, अफसर ने कहा। मैं जो कह रहा हूँ वही करो, मेयर ने कहा। ठीक है सर, अफसर ने ये कहकर फोन काट दिया। इन मुर्दों पर फायरिंग करनी शुरू कर दो, कोई भी मुर्दा नहीं बचना चाहिए, उस अफसर ने कहा। विजय कर्नल के साथ में जीप में बैठकर जा रहा था। जीप अंडरग्राउंड रोड से जा रही थी। हम जा कहाँ रहे हैं? विजय ने कर्नल से पूछा। बस देखते जाओ, कर्नल ने कहा। थोड़ी देर बाद ही जीप अंडरग्राउंड रोड से निकलकर बाहर आ गई थी और सामने ही समुद्र दिखाई पड़ रहा था और समुद्र में एक खड़ा था एक शिप। जीप समुद्र के पास जाकर रुक गई। चलो आ जाओ, कर्नल ने कहा। तो विजय चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों शिप पर आ गए। मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम शहर से दूर यहाँ क्या कर रहे हैं, विजय ने परेशान होकर पूछा।
देखो विजय, उस टापू से ही सारे किस्से शुरू हुए थे। दीपक ने एक नए तत्व का आविष्कार किया था जिससे कि उसे लगता था कि कोई नहीं मर सकेगा, और तुम्हारे सामने ही दीपक ने उस मुर्दे को काबू में करने के लिए इंजेक्शन लगाया था। तो उस लैब में जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि हम इन सब मुर्दों से छुटकारा पा सकें। तुम्हें क्या लगता है? कर्नल ने पूछा। हाँ, उस लैब में बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है। मैं खुद वहाँ एक बैग भूल गया था जिसमें दीपक के प्रयोग से संबंधित बहुत से सामान थे। विजय ने कहा। इतने में वहाँ कुछ अफसर और भी आ गए। इनसे मिलिए, ये है मेजर अंकित, ये डॉक्टर हिमांशी, ये है अफसर शाम और राजन। ये सभी पूरी तरह से शिक्षित हैं। ये सभी उस टीम का हिस्सा हैं जो उस टापू पर जाएगी, और तुम इस टीम को लीड करोगे, कर्नल ने कहा। लेकिन आप जानते हैं कि उस टापू पर रेडिएशन फैला हुआ है, विजय ने कहा। हाँ, हमें पता है, इसलिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। कल सुबह तक हम उस टापू पर पहुंच जाएंगे। जाओ अब थोड़ा आराम कर लो, कर्नल ने कहा। वहाँ फायरिंग शुरू हो गई थी। वरुण ऋतु के साथ एक जगह छुपा हुआ बैठा था। ऋतु ये सब देखकर घबरा कर रो रही थी। देखो ऋतु, मेरी तरफ देखो, बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरुण ने ऋतु का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। गोलियों की लगातार आवाज आ रही थी। तभी एक सिपाही की लाश उनके करीब आकर पड़ी। इससे पहले कि ऋतु की चीख निकल पाती, वरुण ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और चुप रहने के लिए इशारा कर दिया। तभी एक गुर्राने की आवाज वहां से आने लगी। वरुण ने अपनी गर्दन निकालकर देखा तो एक मुर्दा उनकी ओर बढ़ रहा था। यहीं रहना, वरुण ने ऋतु से कहा और सिपाही के पास से बंदूक उठा ली। मुर्दे ने वरुण को देखा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी वरुण ने उसके सर पर गोली मारी। एक ही गोली में उसके सर के चिथड़े उड़ गए। वरुण ऋतु के पास वापस आया। चलो हमें यहाँ से निकलना है, वरुण ने ऋतु से कहा और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। वो दोनों भागते हुए गाड़ी में जा बैठे। वरुण ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई ही थी कि एक लड़की उनकी गाड़ी के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगी। वरुण ने गाड़ी के ब्रेक तेजी से दबाए। मरना चाहती हो क्या? वरुण ने गाड़ी से बाहर गर्दन निकालकर कहा। प्लीज मुझे बचा लो, उस लड़की ने कहा और पीछे की तरफ देखा। वरुण की भी नजर वहां पड़ी तो देखा मुर्दों की पूरी भीड़ उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। जल्दी गाड़ी में बैठो, वरुण ने लड़की से कहा और तेजी से गाड़ी घुमा ली। तुम्हारा नाम क्या है? ऋतु ने उस लड़की से पूछा। निशा नाम है मेरा। माय गॉड, सामने देखकर वरुण की आंख फटी रह गई। सामने एक मुर्दों का पूरा झुंड खड़ा था। ब्रेक मारने का कोई फायदा नहीं होगा, वरुण ने सोचा। सारी खिड़की बंद कर लो, वरुण ने कहा और एक्सीलेटर पर पूरा पांव रख दिया। गाड़ी पूरी ताकत से उस झुंड से जा टकराई और आगे जाकर पलट गई। सब रास्ते पूरी तरह से सील कर दिए ना? मयंक ने पूछा। जी सर, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन एक समस्या है, जो भी लोग बाहर रह गए हैं वो विरोध कर रहे हैं और शहर के अंदर से भी हम लोगों पर उन्हें अंदर आने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इतने में मेयर भी वहां आ गए। सब काम कैसा चल रहा है? उन्होंने आते ही मयंक से पूछा। सब सही है, लेकिन थोड़ी समस्या है। मयंक ने सब बात बताई। चलो हमें एक बार वहां चलकर देखना चाहिए। दोनों वहां पहुंचे तो देखा शहर के बाहर गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई थी और लोग शहर में आने के लिए झगड़ रहे थे। हमें इन लोगों को अंदर ले आना चाहिए, मयंक ने कहा। अभी नहीं, अभी हमें थोड़ा और रुकना चाहिए, मेयर ने कहा। तभी मयंक की नजर वहां पर एक शॉपिंग मॉल पर पड़ी। लोग मॉल से लगातार निकल रहे थे। इतने लोग मॉल से निकल रहे हैं, मयंक को कुछ शक हुआ। मैं अभी आ रहा हूँ, मयंक ने मेयर से कहा और तेजी से मॉल के अंदर चला गया। मॉल पहुंचकर मयंक नीचे बेसमेंट की तरफ भागने लगा और वहां की हालत देखकर चौंक गया। मॉल के गार्ड्स वहां पैसे लेकर लोगों को वहां से शहर जाने दे रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? मयंक ने चिल्लाकर कहा। क्या तुम लोगों को पता नहीं था कि बाहर से किसी का भी अंदर आना मना है? फिर भी तुम लोग सिर्फ चंद पैसों के लिए ये सब कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, मयंक ने कहा। ये दरवाजा बंद करो अभी, मयंक ने जोर देकर कहा, लेकिन वो लोग चुप रहे।
उन्हें देखकर मयंक खुद ही दरवाजे का शटर गिराने लगा। तभी एक गार्ड ने मयंक पर गोली चला दी। मयंक ने भागकर एक ओट ले ली। देखो तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, मयंक ने पीछे से चिल्लाकर कहा। उधर उन लोगों ने सारे शटर खोल दिए और लोग जल्दी जल्दी अंदर आने लगे। मयंक ने फोन मिलाकर मेयर को सारी कहानी सुना दी। तुम वहीं रहो, मैं सहायता भेज रहा हूँ, मेयर ने कहा। तभी अंदर आते हुए भीड़ में से एक आदमी नीचे गिर गया। क्या हुआ तुम्हें सुनील? एक दूसरे आदमी ने उसे झुककर उठाना चाहा तो उस आदमी को नीचे ही खींच लिया। उसकी चीख सुनकर वहाँ हंगामा मच गया। मयंक ने ओट से गर्दन निकालकर देखा तो वो गार्ड से ऊपर भागने की कोशिश कर रहा था। मयंक ने एक गार्ड को निशाना बनाया, वो चीख मारकर नीचे जा गिरा। मयंक उस भीड़ से भागकर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। इतने में ऊपर से कुछ आर्मी के लोग आ गए। जल्दी इस दरवाजे को बंद कर दो, मयंक ने उनसे कहा। दरवाजा बंद कर दिया गया। दरवाजे के पीछे से लोगों के दरवाजा पीटने और चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मयंक को अंदर के लोगों के लिए अफसोस हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। हमें यहाँ से निकलना होगा और बाकी जगहों को भी लॉक करना होगा। वो मुर्दा शहर के अंदर दाखिल हो चुका है, मयंक ने मेयर को बताया। माय गॉड, मेयर ने कहा, शहर आने के सारे रास्ते बंद करा दो, कोई भी कहीं भी न जाए और ना ही आए। मेयर ने सभी को सूचना जारी कर दी। शहर के बाहर हंगामा मचने लगा था। हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? एक आदमी ने बोला। ये सब गलत हो रहा है, तुम लोग नहीं जानते कि मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक है, दूसरे आदमी ने दबाव बनाते हुए कहा। तभी उस मॉल से कुछ लोग बाहर आने लगे। वो लोग भी मुर्दा बन चुके थे। वो सब भीड़ पर टूट पड़े। सब तरफ चीख पुकार मचने लगी। लोगों का झुंड दरवाजे पर चढ़ने लगा। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।